नमस्कार मित्रों, नष्ट जातक विचार के द्वितीय भाग में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। पूर्व भाग में हमने ऋतुओं की गणना क्रम की व्यवस्था बताई थी। आपको ध्यान होगा कि देशकाल के आधार पर हमारे यहाँ ऋतुओं का विभाजन किया गया है। विशेषतया यदि उत्तरायण में ऐसी कोई ऋतु जो दक्षिणायन में आती हो प्राप्त हो जाए, अथवा दक्षिणायन में ऐसी कोई ऋतु जो उत्तरायण में आती हो प्राप्त हो जाए, तो उसका परस्पर विन्यास करते हैं। साथ ही देशकाल का जो संपूर्ण मान है वो 10 अंशों का है। अतः आप 5-5 अंशों के आधार पर ऋतुओं का समन्वय उससे कर सकते हैं। अर्थात एक ऋतु का मान 2 मास का होता है, एक देशकाल का मान 10 अंश का होता है। तो आप यह मान सकते हैं कि अगर देशकाल का मान 5 अंश से कम का है तो ऋतु का पूर्वार्ध भाग, और अगर देशकाल का मान 5 अंश से अधिक का है तो उत्तरार्ध का भाग चल रहा है। अतः हमें ऋतु के प्रथम मास एवं ऋतु के द्वितीय मास का ज्ञान देशकाल के पूर्वार्ध एवं देशकाल के उत्तरार्ध से करना चाहिए। अतएव इस अनापत्तिक विधि के संदर्भ में आचार्य वराह कहते हैं, चंद्रज्ञ जीवाः परिवर्तनीयाः शुक्रारमन्दैरयने विलोमे देशकाल भागे प्रथमे तु पूर्वा मासोनुपाता तदन्यः। अर्थात यदि वर्षा ऋतु हो तो वसंत, मूल ऋतु वर्षा है उसका परिवर्तन वसंत से करेंगे, अगर शरद है उसका परिवर्तन ग्रीष्म से करेंगे, हेमंत होने पर उसका परिवर्तन शिशिर से होगा। मूल ऋतु अगर हमारे पास वसंत है तो वर्षा से, वसंत होने पर शरद से, ग्रीष्म होने पर हेमंत से। इस प्रकार हम क्रमशः परिवर्तन की स्थिति बना करके अयन के आधार पर ऋतु का समन्वय करेंगे। तदनंतर यदि हम कालक्रमानुसार देखते हैं, अगर हम आधुनिक कैलेंडर के अनुसार, समय चक्र के अनुसार अगर हम गणना करें तो शिशिर का कालक्रम 14 फरवरी से 13 अप्रैल तक है, वसंत ऋतु 14 अप्रैल से 15 जून तक है, ग्रीष्म ऋतु 16 जून से 15 अगस्त तक है, वर्षा ऋतु 16 अगस्त से 15 अक्टूबर तक होती है, शरद ऋतु 16 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक होती है, हेमंत ऋतु 17 दिसंबर तक होती है। सूर्य की संक्रांतियों का संभावित अगर हम प्रतिमान मानते हैं तो ऐसा होता है, कदाचित 1 दिन का 2 दिन का आगे पीछे हो सकता है। स्पष्ट क्रांति के मान को देखते हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई प्रश्न लग्न हमारे सामने वृष राशि का 12 अंश, तो लग्न का अंश 15 से कम होने के कारण सर्वप्रथमतया यह जन्म उत्तरायण में हुआ। संप्रति 12 अंश होने के कारण यह वृष राशि का द्वितीय दृष्टान हुआ। वृष राशि का द्वितीय दृष्टान होने के कारण वृष से पंचम कन्या का दृष्टान हुआ, जिसका अधिपति बुध है। अतः बुध की गणना के नियमानुसार उसका ऋतु शरद हो गया। लेकिन शरद ऋतु अगर हम देखें तो उत्तरायण में शरद ऋतु की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। शरद ऋतु उत्तरायण से पूर्व दक्षिणायन की ऋतु, अतः अयन एवं ऋतु का भेद यहाँ होता है। और अयन ऋतु के इस भेद से जन्य विसंगति को दूर करने के लिए आचार्य ने जिस नियम को बताया, चंद्रज्ञ जीवाः परिवर्तनीयाः, इस नियम के अनुसार बुध के स्थान पर मंगल को परिवर्तित करने से उत्तरायण के ग्रीष्म ऋतु में जन्म सिद्ध। गणितीय रीति से शरद प्राप्त होता है, परंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से खगोलीय व्यावहारिक सिद्धांत के अनुसार वो ऋतु उस समय आपतित नहीं होती है। अतः हमें ग्रीष्म ऋतु का ग्रहण यहाँ करना पड़ता है। यहाँ द्वितीय दृष्टांत का मान पूर्वार्ध में है, क्योंकि इसका मान 12 अंश है। 12 अंश मतलब द्वितीय दृष्टांत के 5 अंश से कम में है, अतः इसका मान पूर्वार्ध में होगा। तो हम यहाँ तक कह सकते हैं कि अमुक जातक का जन्म उत्तरायण के ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास में होता है। संप्रति त्रैराशिकानुपात का हम यहाँ प्रयोग करते हैं गणित में। इसमें एक प्रमाण, एक इच्छा और एक जाति होती है। यथा एक दृष्टांत का मान 10 अंश है, उसका कलात्मक मान 600 कला होगा। एक दृष्टांत में मासों की संख्या कुल 2 होती है, तो हमारे पास एक ऋतु का 2 मास है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुल 600 कला बराबर 2 मास में तुल्य होती है। एक मास में 30 तिथियां होती है, तो हम अनुपात कर सकते हैं कि एक मास में अगर 30 तिथियां, 2 मास में 60 तिथियां होती हैं, तो हमारे यहाँ त्रैराशि का अनुपात होगा कि यदि 60 तिथियों में 600 कला प्राप्त होती है, दृष्टांत तुल्य कला में 30 तिथियां प्राप्त होती है। इस त्रैराशिक अनुपात के आधार पर हमारे यहाँ प्रत्येक तिथि का मान 10-10 कला का प्राप्त होता है। अतः एक मास का कलात्मक मान 300 कला के तुल्य प्राप्त हो जाता है। संप्रति पूर्वक उदाहरण में तिथि ज्ञान करने हेतु अनुपात करने से यदि 300 कलाओं से कम मान प्राप्त होता है तो प्रथम मास आएगा। तथा हम देखें उदाहरण के लिए कि
तीनों दृष्टानों का मान प्राप्त करने पर यदि 300 में हमें दृष्टान का मान प्राप्त होता है तो 30 में क्या प्राप्त होगा? 10 तिथि प्राप्त होगी। यदि हम उदाहरण के अगर लग्न को लेंगे तो हम अनुपात कर सकते हैं, सीधे सीधे अनुपात कर सकते हैं कि हमारे अभीष्ट संपूर्ण मासगत कलाओं में हमें मासगत तिथियां प्राप्त होती हैं, तो दृष्टान के कलाओं में कितनी प्राप्त होगी? हमें गत तिथियां प्राप्त होगी। और इस अनुपात से आप ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भी ज्ञान कर सकते हैं। अतः प्रश्नकर्ता को इसके आधार पर हम साक्षात शुद्ध तिथि तक का ज्ञान करके बता सकते हैं। ऋतु चक्र के आधार पर भी आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं क्रमशः 12 मासों में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर क्रमशः चैत्रादि मासों में विभाजित की गई हैं, जिनके स्वामी शुक्र, मंगल, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु के क्रम से हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे देखें ऋतु के चक्र के अनंतर दृष्टान के चक्र की भी चर्चा यहाँ आवश्यक नहीं है कि दृष्टान का अध्ययन आप संभवतः पूर्व के अध्याय में कर चुके होंगे। दृष्टान के भी भाग में उसके स्वामी का, उसके अधिपति का और तदनुसार उसके अधिपति के विकल्प का भी ज्ञान हमें ध्यान रखना चाहिए। वर्ष, अयन, ऋतु इत्यादि के ज्ञान होने के अनंतर तिथि, दिन, रात्रि कालादि का ज्ञान महत्वपूर्ण है। जातक के तिथि निर्णय में होराचार्यों में मतमतांतर हैं। कुछ आचार्यों के अनुसार सौर मास के आधार पर सूर्य के अंश के समान शुक्ला तिथियों का निर्धारण करना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि प्रश्न के समय स्पष्ट सूर्य का मान 6 डिग्री कुछ भी हो, 7 डिग्री कुछ हो, तो हम उसका मान सूर्योदय के मान से संक्रांति के बाद सप्तमी माननी चाहिए हमें। अथवा कुछ आचार्यों के मत से हम चंद्रमा के अनुसार यथा सूर्य स्पष्ट के अंश तुल्य गतिविधि की संख्या जानकर स्पष्ट सूर्य की कला विकला के अंकों के आधार पर वर्तमान तिथि के छठी फल का ज्ञान करना चाहिए। ऐसा आचार्य वराहमिहिर ने कहा है। वो कहते हैं अत्रापि पुरा पटवो चंद्राः सूर्यांश तुल्याम संधि रात्रिद्यु संगेषु विलोम जन्म भागैश्च वेला मनसोदकल्प्या। अर्थात प्रश्न लग्न की राशि यदि दिवा बली हो तो रात्रि का जन्म, यदि रात्रि बली हो तो दिवा का जन्म। हमारे यहाँ राशियों का वर्गीकरण भी दिवा बली एवं रात्रि बली के क्रम से किया गया है, जिसका अध्ययन आप पूर्व अध्याय में कर चुके हैं। अतः जिस राशि का जहां बल है, रात्रि बली राशि यदि प्रश्न काल में है तो जन्म दिवा का, दिवा बली राशि है तो जन्म रात्रि का। और हम इसके द्वारा दिन और रात्रि का चयन करने के बाद हम विपरीत विधि से लग्न ज्ञान और सूर्य के ज्ञान से हमारे गणितीय ग्रंथों में जो नियम है अर्क भोग्य स्तनोर भुक्त कालान्वितो युक्त मध्योदयो इष्ट कालो भवेत् इत्यादि नियम के अनुसार भुक्तांशों के द्वारा दिनगत या रात्रिगत काल का ज्ञान कर सकते हैं। दिवावली राशियां कौन कौन सी हैं जानते होंगे। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ दिवा राशियां हैं, दिवावली स्थितियां होती हैं। रात्रि बली राशियां मेष, कृष, मिथुन, धनु और मकर हैं। परस्पर आप इसका मत जान सकते हैं। मास ज्ञान में कुछ आचार्यों में मतांतर भी प्राप्त होता है, जिसमें प्रश्नकालिक चंद्र राशि के नवांश काल में नक्षत्र के नाम से चैत्रादि मास का निर्धारण करना चाहिए। विशेषतया कुछ आचार्यों के अनुसार प्रश्नकर्ता प्रश्न के समय शरीर के जिस अंग का स्पर्श करे उस अंग की राशि को जन्म राशि तथा प्रश्नकालीन चंद्रमा यदि नवमास में जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र की जन्म राशि को भिन्न भिन्न मत इसमें प्राप्त होते हैं। यथा नवमास में कृतिका हो तो कार्तिक में, वृश्चिरा हो तो वृषीर्ष में, पुष्य हो तो पौष में, मघा हो तो माघ मास में। पूर्णमासी नक्षत्र को अगर संपृक्त हो तो उसका उस मास से संबंध मास को जाकर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि पूर्णमासी को कोई संपृक्त न हो तो प्रश्नकालीन नक्षत्र चंद्रमा के नवमास को बृहस्पति के 4 के समान भी हमें शुक्लांत मास जानना चाहिए। गृह संहिता में आचार्य वराहमिहिर ने कहा है कि बृहस्पति का उदय जिस मास के जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के आधार पर मास तुल्य संख्या वर्षित। अतः इस प्रकार कृतिकादि नक्षत्रों से प्रारंभ करके 2-2 नक्षत्रों के कार्तिकादि वर्ष में। अतः ये भी एक मत हमारे यहाँ चंद्रमा से गणना करने पर, गुरु से गणना करने पर, सूर्य से गणना करने पर प्राप्त। आचार्य कहते हैं ये चित शशांका द्वितीनान नवांशा शुक्लांत संयम कथयन्ति सारम लग्न त्रिकोणोत्तम वीर युक्ते संप्रोच्यते तदनंतर हम जन्म राशि ज्ञान, जन्म लग्न ज्ञान पर आते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे तो आचार्य ने कहा कि चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उतने संख्यक मान से जो राशि हो उस राशि को जन्म राशि। यदि प्रश्न लग्न में चंद्रमा मीन में है
तो मीन राशि को जन्म राशि मानना चाहिए। आचार्य कल्याण वर्मा भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। अर्थात प्रश्न काल में दृष्टिगत जितनी भी वस्तुएं, दूसरा भी मत है कि अगर जितनी वस्तुएं आपको दिखाई दे प्रश्न काल में, खाने पीने की, पशु पक्षियों की, जो भी आपको दिखाई दे, उन सब का आप राशि ज्ञान कर सकते हैं। यावान गतः शीत करो विलग्नात् चंद्रात् पदेत् तावत् जन्म राशि मीनोदये मीन युगम प्रतिष्ठम भक्ष्याहत्कारे एवमेव जन्म लग्न के हेतु और भी कई मत प्राप्त होते हैं। अर्थात प्रश्नकालिक लग्न में जिस राशि का नवांश हो वही राशि जन्म लग्न होता है। जिस राशि का दृष्टान हो उतने संख्यक दृष्टान को जन्म होता है। जिस राशि में एकाधिक ग्रह यदि रहते हो, अगर लग्न में हो, जो बलि होता है वो लग्नाधिपति होता है। बृहद जातक व्यक्ति का अगर उत्पाल ने कहा उत्तिष्ठो लग्नात् सप्तमस्य बंधु लग्नाच्च उपदिष्ट अस्तमये प्रयतो मेषु नस्तात्। इस प्रकार भिन्न भिन्न मतों से हमें प्राप्त होता है लग्न निर्धारण और गंभीरता पूर्वक। आचार्य वराह में ने लिखा होरा नवांशम विलग्नम लग्नात् अविर्याद निर्दिष्टा। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया इन श्लोकों में आचार्य की है, जिसका हम पुनः पल्लवन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वराह मिहिर के नष्ट जातक की एक अन्य विधि, एक तो प्रश्न लग्न की विधि, एक हमारे यहाँ पिंडांक की विधि है, जिसके अनुसार हम जातक के प्रश्न लग्न के आधार पर उसके अंकों का निर्धारण करते हैं। यथा आप देख सकते हैं कि हम उसमें जातक के प्रश्न के आधार पर उसके वर्षांक, उसके गुणांक, उसके पिंडांक का निर्धारण करते हैं। और राशियों के लिए इसमें हमारे आचार्यों ने भिन्न भिन्न गुणांकों का निर्धारण किया है। ठीक इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें तो राशियों के गुणांक, ग्रहों के गुणांक और क्रमशः इसी क्रम में प्रत्येक ग्रहों के गुणांक प्रतिपादित किए गए हैं और इन सब को योग करके हम एक पिंडांक का निर्धारण करते हैं। और हम आगे अगर देखें तो पिंडांकों का निर्धारण करने के उपरांत हमें सभी गुणांकों के आधार पर स्पष्ट लग्न को जानकर उसकी कलाएं बनानी चाहिए। लग्न में मेषादि होने पर गुणांक को गुणित करके समस्त पिंडों को इकट्ठा करके आचार्यों ने चर लग्न में कला पिंडों को जोड़ करके 9 घटा करके और द्विस्वभाव लग्न को यथावत कला पिंड में 27 से भाग देकर अश्विनी आदि नक्षत्रों का ज्ञान होता है। प्रश्नकर्ता की स्त्री की नष्ट जन्म पत्रिका का ज्ञान के लिए प्रश्नकर्ता के लग्न से, और सप्तम भाव से कला पिंड के लिए, तृतीय भाव से भाई के लिए एवं पंचम भाव से कला पिंड से पुत्र के लिए, षष्ठ भाव से कला पिंड शत्रु के लिए नष्ट राशि का विचार करते हैं। अतः एक विधि हमारे यहाँ पिंडांक की विधि है, तथापि इन दोनों में प्रामाणिक विधि प्रश्न की विधि ही कही जाती है, जिसका विवेचन आचार्य ने किया है सूत्रों में सप्ताहतम त्रिघन भाजित शेषम वृक्षम इत्यादि सूत्रों के अनुसार हम उसके वर्ष का, उसके दिन का, उसके मास का, उसके अयन का पूरी गणितीय प्रक्रिया आप इस पाठ में देख सकते हैं। साथ ही साथ जातक के वर्ष, मास इत्यादि का निर्णय करने के लिए वर्षर्तु मास द्विनिशम, ये जो सूत्र है वर्षर्तु मास तिथयो द्विनिशम ह्युडूनि इत्यादि सूत्र के अनुसार हमारे यहाँ पिंडांगों के आधार पर भिन्न भिन्न सूत्रों के आधार पर हम वर्ष, मास, पक्ष इत्यादि का ज्ञान कर सकते हैं। अर्थात पिंडांग के माध्यम से पिंडांग में 120 का भाग देने पर शेष वर्ष प्रश्नकर्ता के वर्ष होते हैं। उसको यदि हम 6 का भाग दें तो हमारे पास शिशिरादि ऋतु का ज्ञान हो जाता है। उक्त कलापिंड को 2 से भाग देने पर हमें ऋतु का ज्ञान हो जाता है। साथ ही साथ यदि हम उस कलापिंड में दृष्टान में 8 का गुणा कर 2 से भाग दें तो हमारे पास कृष्ण पक्ष का जन्म होता है। अष्टगुणित उक्त कलापिंड में भाग देने से शुक्ल पक्ष का जन्म होता है। तो संपूर्ण विधि को हम सूत्रबद्ध करें तो पिंडांक, कलांक एवं वर्षांक के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न सूत्र बन जाते हैं। उपरोक्त सूत्रों को बृहद जातक में आचार्य ने इस प्रकार श्लोकबद्ध किया है। जिज्ञेया दशके स्वाब्दा ऋतुमासास्तथैव च अष्टकेष्वपि मासार्धः तिथयश्च तथा स्मृताः। अर्थात तिथि के ज्ञान के पश्चात दिन रात्रि का ज्ञान तथा राशि कलापिंड में 2 का भाग का ज्ञान। राशि कलापिंड में 2 का भाग देने से यदि 1 शेष आए तो दिन में, 0 शेष आए तो रात्रि में जन्म होता है। तद यथा सूत्र भी निष्पन्न होता है। आचार्य कहते भी हैं वेला मथ विलग्नम च होरा मनशकमेव च पंचकेशु विजानीया नष्ट जातक सिद्धे दिवा रात्रि प्रसूतिं च नक्षत्रानयनम तथा सप्तकेष्वपि वर्गेषु नित्यमेवोपलक्ष्य। दिन रात्रि में ज्ञान होने के बाद इसी मत को आचार्य कल्याण वर्मा ही पुष्ट करते हैं। पंचाहते कर्म विधान राशौ प्रागवत नवोनोप्यथवाधिकेस्मिन् दिनस्य रात्रिश्च वा प्रमित्या भक्तेव शिष्टम दिन रात्रि नाड्य।
नष्ट जातक के अन्य भी कई विषय हैं जिसके आधार पर हमारे यहाँ ह्रस्व मात्राओं के आधार पर, शंकु के आधार पर, छाया के आधार पर भी हम दिन के इष्ट कालों का, वर्ण के, जातक के विभिन्न पक्षों का विचार हम कर सकते हैं। तथापि हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं, यदि हम नक्षत्रों की गणना करें, पिंडांकों की गणना करें, उस जातक के जन्म की दिशा का गणना करें, तो प्रत्येक दिशा के लिए भी हमारे यहाँ अंकों का निर्धारण किया गया है। जातक में यहाँ तक कहा गया कि प्रश्नकर्ता के समय जातक और देवक की ओर मुख करके जितने लोग बैठे हों, उनके आधार पर भी हम, नक्षत्रों की गणना के आधार पर भी हम जातक के दिक देश काल का ज्ञान कर सकते हैं। तो मित्रों, प्रश्न जातक और नष्ट विधि, ये नष्ट जातक की जो विधि है ये अत्यंत गंभीर है और आचार्य स्वयं कहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी प्रत्येक ज्योतिषी को अत्यंत गंभीरता पूर्वक शुभाशुभ विचार करना चाहिए। सारांशतया यदि हम देखें तो हमारे पास दो प्रकार की जो विधि है वो प्रश्न लग्न के आधार पर है, दृष्टांत के आधार पर है, दूसरा पिंडांक के आधार पर है। दोनों विधियों से हम साधन कर सकते हैं और दोनों विधियों से तुलना करने पर जो फल हमें उचित घटता हुआ दिखाई दे उसी को जातक का स्पष्ट जन्म काल जानना चाहिए। ऐसा आचार्य वराहमिहिर ने भी नष्ट जात का अध्याय के अवसान में कहा है और वो स्वयं कहते हैं कि मया परीक्षेत लिखितम भवद्भिः अपि परीक्षणीयम। मैं ये सारा निष्कर्ष अपनी बुद्धि से बता रहा हूं, आप भी इसे परीक्षण करें। अतः सांप्रतिक समाज में नष्ट विधान के कारण जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को इस अध्याय के अध्ययन से आप दूर कर सकते हैं। और अंत में जो आचार्य वराहमिहिर ने उस पंक्ति को कहा, उस पंक्ति को कह के इस अध्याय को हम विराम देते हैं। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि इति नष्ट जातकमिदं बहुप्रकारं मया विनिर्दिष्टं ग्राह्य मतः सच्छिष्यैः परीक्ष्य यत्नाद् यथा भवति। अर्थात अनेक विधियों से इस हम जातक का ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से उसका परीक्षण करके आचार्य को नष्ट जातक का ज्ञान करना चाहिए। धन्यवाद।